गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? एनर्जी के साथ बोलो। बढ़िया हूँ। मैं बताऊं, मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा, हमने पिछले क्लास कहाँ थे कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में था, याद है ना? आपका सब कंप्लीट हो गया डिपार्टमेंटल अकाउंट का? कोई डाउट वगैरह नहीं है तो? अच्छा, अभी डिपार्टमेंटल अकाउंट में हमने क्या देखा था कि दो तीन डिपार्टमेंट है एक प्रोसेस के लिए गुड्स। तो जो कॉमन एक्सपेंडिचर होता है या इनकम होता है हम डिपार्टमेंट के हिसाब से बांट देते हैं कि किस डिपार्टमेंट को कितनी चाहिए कि इक्विटेबल बेसिस में हम ले जाते हैं। मगर हमारा जो आज का लेक्चर है कि प्रॉफिट और लॉस फॉर प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ठीक उस तरह ही डिवाइड करना है। मगर वो जो था एक दूसरे डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट था कि ये एक डिपार्टमेंट है और ये एक डिपार्टमेंट है। मगर इसमें क्या होता है कि एक ही लाइन चार्ट है, वो एक लाइन एक टाइम पीरियड में कि दोनों टाइम पीरियड को हम एक प्री का पीरियड समझेंगे, एक पोस्ट का पीरियड समझेंगे कि क्या ये पीरियड है कि पास्ट पीरियड है, ये तो हम बाद में बताएंगे। मगर अभी एक का पीरियड होता है प्री पीरियड, दूसरा एक होता है पोस्ट पीरियड। जो पोस्ट पीरियड होता है और प्री पीरियड, ये दोनों पीरियड में हमको एक्सपेंसेस, इनकम, ये सब अप्रोक्सीमेट एलोकेशन करना है। ठीक है, क्या प्री और क्या पोस्ट है, चलते हैं हम स्क्रीन के ऊपर। इसे समझते हैं, हम समझते हैं कि एक ही हर वक्त ऐसे ही क्या होता है कि एक कंपनी फॉर्मुलेशन होता है, फिर उसके बाद बिजनेस चालू करता है। क्या इसी तरह होता है बिजनेस? आप एक काम करो, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन पहले करो, रजिस्ट्रेशन आने दो, रजिस्ट्रेशन आने के बाद आप बिजनेस शुरू करो। ऐसे भी हो सकता है कि हम बिजनेस पहले से शुरू हुआ है, आइदर मैंने प्रोप्राइटरशिप के नाम पे चला रहा हूँ या पार्टनरशिप के नाम पे चला रहा हूँ। अभी मैंने क्या करना चाहता हूँ कि उसे पार्टनरशिप से कन्वर्ट कर देता हूँ, कंपनी से। अच्छा, दिक्कत तो मैंने क्या किया कि इस डेट में पार्टनरशिप को डिजोल्व कर लिया, फिर मैंने कंपनी यहाँ इस पीरियड से शुरू कर दिया, कंपनी यहाँ तक। तो ये जो पिछले पीरियड था ये पार्टनरशिप का पीरियड था और यहाँ से कंपनी पीरियड शुरू हो गया। यहाँ पे भी आपका प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जिस दिन आपका फार्म डिसोल्यूशन हुआ उस दिन आपका कंपनी फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से केस भी आपकी नहीं आएगा। मगर एक बात समझो कि आपने इस पीरियड को, अच्छा मैंने डायग्राम पे चलता हूं, ठीक है। मान लो मान लो आपकी इस पीरियड में यहाँ से जो पीरियड है यहाँ तक आपका एक पार्टनरशिप फार्म यहाँ से कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है। पहले से कंटिन्यू कर रहा था एक पार्टनरशिप फार्म। तो आपने क्या किया कि 1 अप्रैल को यहाँ पे इस डेट पे आपने टेक ओवर कर लिया बिजनेस। मतलब कंपनी ने यहाँ पे फॉर्मेशन किया कि कंपनी ने बिजनेस को यहाँ से 1 अप्रैल से टेक ओवर कर लिया। मगर आपने जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन का प्रोसीडियर कंप्लीट करने से, उनको कंपनी का नाम देने से तक टाइम लग गया यहाँ तक। यहाँ पे आपका कंपनी का नाम मिला, ठीक है। मगर आपने टेक ओवर कहाँ से किया है? इस तरह डेट से। यहाँ पे आपका एसेट लायबिलिटी वैल्यूएशन, यही पर यहाँ पे आपका एसेट और लायबिलिटी का वैल्यूएशन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एसेट और लायबिलिटी वैल्यूएशन करा जाएगा। मगर आपने के बिजनेस का नाम यहाँ पे आ गया क्योंकि आपका लीगल डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन करने से यहाँ तक चला गया, फिर आपका फाइनेंशियल क्लोज यहाँ पर होता है, ठीक है। अभी देखिए कि आपके बिजनेस तो ये पीरियड तक चला गया था कि इस पीरियड को आपके कंपनी ने टेक ओवर किया था, मगर इस पीरियड का कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं था। आपका पहले से फार्म था मगर आपने टेक ओवर यहाँ से किया है, मगर आपको रजिस्ट्रेशन मिला है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको मिला है, कुछ दिन बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिला है। तो इस जो पीरियड को हम बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और जो कंपनी जब फॉर्मेशन आपको इनकॉर्पोरेशन हो गया उस पीरियड को हम बोलते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड।
क्योंकि कंपनी का ऑल ट्रांजैक्शन टर्नओवर और एसेट सेल्स लायबिलिटी यहां से शुरू हो जाएगा। मगर आपको रजिस्ट्रेशन मिला है 23 दिन को, तो समझ में आ गया कि पोस्ट पीरियड क्या है, प्री पीरियड क्या है। मैं एक बार रिपीट फिर करता हूं कि आप एक बिजनेस चला रहे हैं, जो बिजनेस को आपने कंपनी से रजिस्ट्रेशन किया, मगर बिजनेस जिस दिन को आपने टेक ओवर किया कंपनी, उस दिन को आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। रजिस्ट्रेशन मिलने के लिए थोड़ा टाइम वक्त लग गया। तो वो जो पीरियड है आपको रजिस्ट्रेशन मिलने तक, जहां से टेक ओवर किए है और जहां तक आपका रजिस्ट्रेशन मिला, उस पीरियड को हम बोलेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। जो आप देख रहे हैं कि 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक पीरियड को हम बोलेंगे कि प्री पीरियड, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और 30 जून 2020 से जब तक आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे, उस पीरियड को हम बोलेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और उससे आगे सब कुछ पोस्ट ही होगा। ठीक है, तो एक मानो कि यहाँ पे एक खर्चा हुआ था, जिस पीरियड जो खर्चा हुआ था यहाँ इस पीरियड के लिए खर्चा हुआ था। ये एक फाइनेंशियल हो गया कि और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक पीरियड फाइनेंशियल ईयर हुआ। ये फाइनेंशियल ईयर के आपके एग्रीमेंट हुआ था कि आपका पीरियड का 20,000 बिलिंग हुआ था। मगर आपके हमको ये एक्सपेंसेस 20,000 डिवाइड करना है। सिंपल हम क्या करेंगे, टाइम के रेशियो से तो हम डिवाइड कर लेंगे कि यहाँ तक पीरियड आपका है अप्रैल मई जून 3 महीना, और यहाँ है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 9 महीना। तो 20,000 को यहाँ पे हमको 20,000 इंटू 3 मंथ डिवाइड बाय टोटल 12 मंथ से डिवाइड करके जो मिलेगा यहाँ पे दिखाएंगे। इस एक्सपेंडिचर इसको बोलेंगे कि इस पीरियड का एक्सपेंडिचर। और 20,000 से जितना 9 मंथ के लिए है उसको हम बोलेंगे पोस्ट पीरियड का इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो मैं सिंपलिसिटी के लिए 24,000 कर देता हूँ। तो 20,000 करने से 12 2 6,000 बन गया आपका। यहाँ पे 24,000 होने से 18,000 आपका पोस्ट पीरियड का बन गया। अगर मालूम है आपका पोस्ट पीरियड इतने के है और प्री पीरियड का इतने है, तो उसी हिसाब से जैसे ही आपने डिपार्टमेंटल में किए थे। अगर मालूम नहीं तो एक इक्विटेबल बेसिस से बांटो कि शेयर करो कि वो सही रहे। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक रेंट का था, तो रेंट एक पीरियड का हुआ था, तो इस पीरियड को अच्छा आप बोलोगे फ्लोर रेशियो में क्यों नहीं बांटे जैसे कि डिपार्टमेंट में। अच्छा यहाँ पे था कि एक डिपार्टमेंट अलग अलग था, ये एक डिपार्टमेंट था और ये एक दूसरा डिपार्टमेंट था जिसका ये एक्स है ये वाई है। तो एक बिल्डिंग में था, तो जिसके लिए मैं रेंट दे रहा था कितना आपका 24,000। तो मैंने क्या किया कि ये जितना एरिया ऑक्यूपाई किया इस बिल्डिंग के, ये ऑक्यूपेंसी के हिसाब से हम बांट देते हैं। मगर यहाँ पे आपका तो एक ही प्लांट है, आपने क्या किया है इसे कैसे मैंने डिवाइड आपने क्या रहे हो कि एक पीरियड के कि कितने पीरियड तक मैं था प्री पीरियड से, कितना पोस्ट पीरियड से था। मगर फ्लोर जितना और ऑक्यूपाई किया था पेस उतना ही तक कॉमन है ना, एक ही तो प्लांट है। एक तो अभी सिंपल के लिए हम समझे कि एक ही तो डिपार्टमेंट है ना। तो डिपार्टमेंट में कुछ पीरियड तक हमने प्री में था, जहां पे पार्टनर्स हमें कंपनी को ने टेक ओवर किया था मगर रजिस्ट्रेशन नहीं मिला था। और कुछ पीरियड ऐसा है कि जहां आपने कंपनी का फॉर्मेशन का रजिस्ट्रेशन मिल गया। तो इसलिए हमको क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट पीरियड इनकॉर्पोरेशन को हम वो एक्सपेंसेस और इनकम को डिवाइड करेंगे उसी हिसाब से। So when a business is taken over, तो the promoters of the company, जब बिजनेस टेकन ओवर हो जाता है प्रोमोटर्स ऑफ कंपनी के से, तो आज ए डेट प्रायर टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी, मतलब 1 अप्रैल 2020, मगर कंपनी का फॉर्मेशन डेट है 30 जून। यहाँ पे क्या हुआ कि प्रायर टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब आपका 1 अप्रैल हो गया और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपका हो गया 30 जून।
ठीक, 30 जून 2002। तो सच प्रॉफिट और लॉसेस थ्रो बिलोइंग्स टू द कंपनी और पेएबल बाय इट आर कैपिटल नेचर। तो इस टाइप जो प्री पीरियड का जो एक्सपेंडिचर होता है हम उसको बोलते हैं कि कैपिटल नेचर। किसके लिए? कि कंपनी के लिए। ये कंपनी जो परमिशन हुआ है यहाँ से, तो ये कंपनी के लिए जो खर्च यहाँ पे हुआ था कंपनी, तो ये खर्चा को हम बोलेंगे कि प्री कैपिटल नेचर। कहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन नहीं किया था, तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए जो पहले से जो खर्चा हुआ था कैपिटल नेचर उसको बोलेंगे। अभी चलते हैं कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस जो हुआ है उसको हम कैसे डिवाइड करें और कैसे ट्रीट करें उसे। तो सपोज आपका प्रॉफिट हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। अगर लॉस हुआ है उसे ट्रांसफर कर देना है कैपिटल रिजर्व को। अगर प्रॉफिट हो अगर प्रॉफिट हुआ है उसे ट्रांसफर कर देना है कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर कर देना। मतलब आपका प्रॉफिट हो गया तो क्या होगा कि कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करोगे, देन आपका पोस्ट प्री अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट को डेबिट करोगे। अगर लॉस हुआ है तो पीएल को चार्ज कर सकते हो या गुडविल बना सकते हो या राइटिंग ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। आपका लॉस हुआ है मतलब आपका पीएल डेबिट होके रहा होगा, तो आपने क्या करोगे, गुडविल अकाउंट को डेबिट करोगे तो पीएल को क्रेडिट करोगे। जो किस पीएल को? हमको पीएल को क्या करना है कि दो हिस्से से डिवाइड कर देना। यहाँ तक हमने क्या सीखा कि पीएल को दो हिस्सा से डिवाइड कर देना। एक आपका प्री पीरियड का होगा, एक पोस्ट पीरियड का होगा। जो पोस्ट का प्रॉफिट निकल गया वो तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, जहां पीएल में दिखा रहे थे तो यहाँ दिखाएंगे। अगर जो प्री पीरियड का जो प्रॉफिट निकलेगा ना उसको आप क्या करोगे कि कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर कर दोगे। आप जो बैलेंस शीट में दिखाओगे, बैलेंस शीट में प्री पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट आज पीएल अकाउंट के दिखाओगे यहाँ पे, ठीक है। मगर जो प्री प्रॉफिट होगा उसको हम कैपिटल रिजर्व के नाम पे दिखाएंगे क्योंकि वो कैपिटल नेचर का है। तो ये जनरल पीएल को आपको में डालोगे नहीं। तो समझ आ गया। अभी जो कैपिटल रिजर्व आ गया है यहाँ पे, जो कैपिटल रिजर्व से दिखाए तो उसको हम क्या कैसे राइट अप करेंगे? वो कैपिटल रिजर्व आज ही दिखाई देगा या कुछ दिनों के बाद, कुछ साल के बाद वो बैलेंस शीट से हट जाएगा। तो इसलिए हमको ट्रीटमेंट करेंगे कैसे कि अगर कोई और कुछ हम ऐसे गुडविल आता है कि अमलासन के टाइम पे गुडविल आता है, वो सब बाद में आप जब हायर स्टडी करोगे उस टाइम पे जानोगे। तो गुडविल के साथ हम राइट अप करते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी शुरू होने से पहले अगर कुछ एक्सपेंडिचर हुआ है उससे हम कैपिटल रिजर्व से सेटअप कर देते हैं। अगर ओवर वैल्यूड हो गया था एसेट, उसको डाउन करना है तो उससे भी कैपिटल रिजर्व से सेटअप करना चाहिए। और बोनस शेयर इशू करने के टाइम आप कैपिटल रिजर्व से सेटअप कर सकते हो। पेइंग ऑफ पार्टली पेड शेयर, अगर पार्टली पेड शेयर को आपने फुली पेड करना चाहते हो तो इस टाइम पे में आप कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी चलते हैं, जैसे कि आपने अप्रोक्सीमेट देखा था इक्विटेबल बेसिस पर डिपार्टमेंटल में, अभी उसके ऊपर अभी प्री और पोस्ट को कैसे इनकॉर्पोरेशन करेंगे हम देखेंगे। आपके ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ गया तो उसे आप प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे? ये एक डायरेक्शन होता है। आप अगर डायरेक्शन को इस तरह फॉलो करना है, पहले आप एक फर्स्ट डायरेक्शन देखोगे, फर्स्ट रेफरेंस इसको देखोगे सेल्स रेशियो को, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो, देन टाइम रेशियो। अगर सेल्स रेशियो नहीं है तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रेशियो हिसाब से बात हो गई। अगर उसे भी वह भी नहीं है तो टाइम रेशियो के बराबर डिवाइड कर लो। क्या ग्रॉस प्रॉफिट आपको क्या ग्रॉस प्रॉफिट है? ग्रॉस प्रॉफिट आपका है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है मगर सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, तो आप वो दोनों को सेल इस डायरेक्शन से शेयरिंग कर दोगे, अप्रोक्सीमेट कर लोगे। क्योंकि आपका ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशियो हुआ है तो सेल्स भी सेल्स रेशियो में होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम डायरेक्ट बोलेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया होगा क्वेश्चन में शायद, तो वहां पे सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया होगा। कॉस्ट और सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट से को हमको सेल्स रेशियो से डिवाइड करना है तो सेल्स को भी और कॉस्ट ऑफ गुड्स को दोनों को अगर सेल्स रेशियो में हम डिवाइड करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है। अभी चलते हैं कि एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली रिलेटिंग टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। पहले का खर्चा है,
वो खर्चे से रिलेटेड होता है कि ये पहले पीरियड का है, कभी फर्स्ट पीरियड का नहीं हो सकता है। मान लो कि इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल, जो वेंडर ने पहले दे रखा था कैपिटल, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, क्योंकि आपका कंपनी फॉर्मेशन होने के बाद आपका शेयर कैपिटल आ जाएगा, तो जो वेंडर ने दिया था तो वो तो सिर्फ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कहा गया। प्री इनकॉर्पोरेशन में वेंडर ही होता है। अगर वेंडर कैपिटल आफ्टर टेकिंग द बिजनेस, अगर हम उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं कि वेंडर का कैपिटल हमने सेटलमेंट नहीं किया, तो वेंडर के कैपिटल को हमने ऐसे ही रहने दिया, तो उसके ऊपर जो पोस्ट का इंटरेस्ट आएगा तो उसको हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड से डिवाइड करेंगे। आपको समझा दे रहा हूं मैं कि आपका एक बैलेंस शीट था यहाँ पे, किस दिन में, जिस दिन टेक ओवर किया, किस डेट को, पहले हम 1 अप्रैल को ही टेक ओवर किए। तो जिस दिन में आपका प्रोप्राइटर कैपिटल या पार्टनर्स कैपिटल कुछ होगा, ये जो फिगर है, इस फिगर को ऊपर अगर कुछ इंटरेस्ट हम दे रही है प्री पीरियड में, तो वो क्या होगा कि इंटरेस्ट प्री का ही माना जाएगा। मगर हमने वो टेक ओवर करने के बाद, कहाँ टेक ओवर किए, 30 जून को कंपनी इनकॉर्पोरेशन होने के बाद, अगर मैंने ये इंटरेस्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ, मगर ये कैपिटल पेमेंट नहीं किया इसलिए मैंने इंटरेस्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो उसके बाद जो का इंटरेस्ट है तो क्या वो पोस्ट पीरियड का ही माना जाएगा, क्योंकि वो हमने पेमेंट नहीं किया। अगर पेमेंट कर लिया था तो ये पोस्ट का ही ट्रांजैक्शन हो गया, पोस्ट पीरियड के लिए इंटरेस्ट हो गया, तो वो पोस्ट में चला जाएगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट पीरियड, एक्सक्लूसिवली रिलेटिंग टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, बिल्कुल पोस्ट में डाल देंगे क्योंकि ये पोस्ट पीरियड का है। अच्छा, वो सब एक्सपेंसेस क्या है कि एक फॉर्मेशन एक्सपेंसेस हो गया। फॉर्मेशन मतलब कंपनी सेटअप करने के लिए, कंपनी के जो एक्सपेंसेस होता है कंपनी बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। देन आ गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। डिवेंचर एक लोन जैसा डॉक्यूमेंटरी होता है, लोन जैसा होता है, तो उसके ऊपर सिर्फ कंपनी ही इशू कर सकता है डिवेंचर। तो डिवेंचर का इंटरेस्ट दे रहा है, मीन्स आपका कोई प्रोप्राइटरशिप फार्म तो डिवेंचर नहीं इशू करेगा, कि फार्म तो डिवेंचर इशू नहीं करेगा, तो ये कंपनी के लिए ही एक्सपेंडिचर होता है। डायरेक्टर सिर्फ कंपनी में ही डायरेक्टर होते हैं, उनका फी, रेम्यूनरेशन, ठीक है, और कुछ भी हो, उनको डायरेक्टर को कुछ पेमेंट हुआ है तो डायरेक्टर को तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ही होगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जस्ट लाइक ये फॉर्मेशन, जब फॉर्मेशन के लिए होता है तो वो फॉर्मेशन एक्सपेंस होगा। मगर कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर पहले करना पड़ा, उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस करेंगे, तो उस भी कंपनी के लिए ही होता है। शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर तो सिर्फ कंपनी के लिए होता है, और कुछ के लिए प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कैपिटल होता है। शेयर इशू ही सिर्फ हम कंपनी में ही करते हैं। एक अंडरराइटिंग कमीशन होता है। अंडरराइटिंग कमीशन क्या है उसे भी समझते हैं पहले। एक क्या होता है कि कंपनी ने फॉर्मेशन किया, कंपनी एक्स लिमिटेड ने फॉर्मेशन हुआ है, तो जिस दिन को फॉर्मेशन हुआ है उसका कुछ शेयर कैपिटल आएगा, तो ये शेयर कैपिटल को इशू करना पड़ेगा पब्लिक के लिए। आईपीओ इशू करने के लिए एक क्या करते हैं कि एजेंट को पकड़ते हैं। कंपनी काम करता है कि एजेंट को पकड़ता है, जो हम बोलते हैं कि वो शेयर इशू करेगा किसके नाम पे, कंपनी के नाम पे, जिसको हम बोलते हैं अंडर राइटर। ये जो अंडर राइटर है वो एक उसका कमीशन फिक्स होता है कि आप, हमारे शेयर है 2 लाख नंबर्स का शेयर है, आप काम करो 1,80,000 शेयर सेल कर लो, पब्लिक में इशू कर लो, हमने आपको 20 नंबर शेयर दे देंगे, या हमने 2 लाख का शेयर आपने इशू कर लो, बैलेंस जो हम इतना परसेंटेज आपको दे देंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक कंपनी का रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाता है कि शेयर इशू होने का। वो एजेंट अगर सेल नहीं कर पाता है तो वो पूरा का पूरा सेल उसको माना जाएगा कि उसने सेल वो खुद का रख लिया, तो इसलिए हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाता है, इसलिए हमने कुछ कमीशन देते हैं। तो ये कमीशन को हम बोलते हैं, इस कमीशन को हम बोलते हैं कि अंडर राइटिंग कमीशन। तो ये किस
पीरियड का हुआ कि आपका पोस्ट पीरियड का हुआ, तो अंडर राइटिंग कमीशन आपका पोस्ट पीरियड का होगा एक्सक्लूसिवली, नहीं तो प्री पीरियड कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। अभी चलते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। अगर सिक्योरिटी मतलब शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, ये सब सिक्योरिटीज है, तो उसके ऊपर कोई डिस्काउंट दे रखा है तो वो सिर्फ कंपनी के पर में है। अभी चलते हैं कि अदर कुछ एक्सपेंसेस है जो लिंक विद टर्नओवर है, टर्नओवर के साथ लिंक है, टर्नओवर मतलब सेल्स के साथ लिंक है, तो सेल्स के रेशियो से डिवाइड कर दो। क्या है ये एक्सपेंसेस? कैटरेज आउटवर्ड मतलब सेल के टाइम पे जो ट्रांसपोर्टिंग देते हो, कैरेज देते हो, कैटरेज, वो सब आपके सेल्स के हिसाब से जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सेल के हिसाब से जाएगा। कमीशन टू सेलिंग एजेंट, ट्रैवलिंग एजेंट्स, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स, ब्रोकरेज, सेल्स प्रमोशन, ये सारे के सारे आपका पोस्ट सेल के लिंक बेसिस से हुआ है, तो इसलिए हम सेल के रेशियो से डिवाइड कर लेते हैं। अभी चलते कि फिक्स्ड कॉमन चार्जेस कुछ हुए, जैसे कि सैलरी, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, रेंट, टैक्सेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन, टेलीग्राम, पोस्टेज, डेप्रिसिएशन, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सब हमको क्या करोगे कि टाइम के रेशियो से डिवाइड कर लोगे, क्योंकि टाइम के हिसाब से होता है कि मैन सैलरी लेता है तो क्या लेता है कि हम बोलते हैं कि 1 महीने के लिए सैलरी, मतलब कि 2 महीने के लिए सैलरी, कि 1 दिन के लिए सैलरी, तो इसी हिसाब से अगर 2 महीना यहाँ प्री पीरियड का है और 10 महीना पोस्ट पीरियड का है, तो प्री और पोस्ट से हम डिवाइड कर लेंगे। अगर ऑडिट फी, ऑडिट कंपनी के लिए ऑडिट मैंडेटरी होता है, तो कंपनी तो हम जो प्री और पोस्ट देखते हैं तो कहाँ गए, कंपनी के फॉर्मेशन के लिए, तो कंपनी जब ऑडिट हो रहा है तो कंपनी के हिसाब से हो रहा है, तो वो पोस्ट ही होगा, पहले तो कंपनी नहीं होगा। तो कंपनी जब हुआ है उसके बाद ऑडिट होगा तो वो तो पोस्ट ही नहीं होगा, मगर टैक्स ऑडिट आपके कंपनी के लिए होता है। और हर किसी को जो लिमिट आपका 44AB में दे कर रखा है कि आपका लिमिट क्या है, कि आपका एक लिमिट बता दो, तीनों लिमिट दिया है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, तीनों लिमिट दिया है। 1 करोड़ क्या है? 1 करोड़ ये बोलता है कि अगर आपने 44AD नहीं लिया है, ठीक है, तो आपका टर्नओवर 44AD ले लिया, मतलब आपने प्रॉफिट 6% से कम दिखा है और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा। 2 करोड़ क्या बोलता है कि आपके टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है मगर आपने 44AD लेके रखा है, मतलब आपने 2 करोड़ 1.5 करोड़ का टर्नओवर है मगर आपने 8% प्रॉफिट दिखा दिया, तो आपने 44AD के हिसाब से चला गया। मगर 2 करोड़ से ज्यादा होने से आप 44AD 8% दिखाने से भी आपको ऑडिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 2 करोड़ से ज्यादा हो गया। अभी एक नया इंसर्ट हुआ है इस साल में लगेगा कि 5 करोड़ का टर्नओवर। 5 करोड़ क्या है कि आपका अगर ट्रांजैक्शन नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, आपने रिसिप्ट 5% का रिलैक्सेशन दिया है, 95% आपके रिसिप्ट हुआ है और पेमेंट ही बैंक के थ्रू हुआ है, तो आपका टर्नओवर लिमिट क्रॉस 5 करोड़ तक को आपको 44AB नहीं लेना पड़ेगा। 5 करोड़ तक आप 8% दिखा लो, मगर हम प्रैक्टिकल देखेंगे कौन दिखाएगा बंदा कि 5 करोड़ के ऊपर 8% कितना प्रॉफिट आता है, निकालो, निकाल के बताना जरूर, ठीक है, कि आपको दिखाना चाहिए या आपने टैक्स ऑडिट करके काम करना चाहिए, एक्चुअल में जो है वो दिखाना चाहिए, मेरे को बताना जरूर। तो वो क्या होगा कि इसको लिए हमने सेल्स के रेशियो पर डिवाइड कर लेंगे टैक्स ऑडिट की, क्योंकि वो दोनों के लिए होता है टैक्स ऑडिट। अगर कंपनी नहीं हो फिर भी ये टर्नओवर क्रॉस करने से आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा, मगर कंपनी ऑडिट सिर्फ कंपनी के लिए होता है तो पोस्ट इनकम हो गया, ठीक है। इसके ऊपर ही पूरा का पूरा आपका सोल्यूशन, ये छोटा सा चैप्टर था, हम भी बोलेंगे हम कंप्लीट हो गया। फिर हम एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं इसके ऊपर, स्मार्ट तो क्लास है, फिर स्मार्ट लेते हैं कि आपका प्री पीरियड कहाँ है, कि प्री पीरियड जब ने अपने कंपनी फॉर्मेशन किया है, जब अपने कंपनी फॉर्मेशन किया है वहां से आपने टेक ओवर किए बिजनेस, उससे पहले का डेट, उस पीरियड को हम बोलेंगे प्री पीरियड, और कंपनी फॉर्मेशन के बाद का पीरियड को हम बोलेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो हम अगर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट हम नॉर्मली जैसे ही ट्रीट करते हो इसे ही करेंगे, मगर
आपने ये वाला प्रॉफिट दिखा के रखा है कि दोनों हिस्से में बांट दिए पीएल को, एक प्री का एक है, एक पोस्ट का है। पोस्ट का जो प्रॉफिट निकल के आया है, प्रॉफिट जो निकल के आया है, ये तो जैसे आप दिखा रहे हैं ना बैलेंस शीट में कि कैपिटल लायबिलिटी के अंदर में दिखाते हो, लायबिलिटी साइड में, तो लायबिलिटी साइड में दिखाओगे, मगर ये जो प्री का है अगर प्रॉफिट हुआ है उससे पीएल में नहीं दिखा के उसको कैपिटल रिजर्व में दिखाएंगे। पीएल को हटा देंगे, डेबिट कर लेंगे और कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करेंगे। अगर ये लॉस हुआ है तो हमने क्या कर रहे थे कि नेगेटिव में दिखा रहे थे या एसेट साइड में दिखा रहे थे, तो उसको हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करके गुडविल के नाम पे दिखाएंगे या पीएल को मिला देंगे, पीएल में चार्ज कर देंगे कि वो लॉस हो गया तो क्या वो कैपिटल नेचर का है, तो पीएल को हम चार्ज कर सकते हैं या गुडविल बना सकते हैं या हम राइटिंग ऑफ कैपिटल, कुछ कैपिटल का प्रॉफिट पड़ा है उसे राइट अप करने के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी आते हैं कि उसको हमको प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे, किस मेथड पे करेंगे। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस दिया है या सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है तो उसको हम इस डायरेक्शन से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई एक्सपेंसेस है जो प्री पीरियड का नेचर का है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का, तो उसको प्री में डाल देंगे। अगर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का है तो पोस्ट में डाल देंगे। तो ये भी एक्सक्लूसिवली पोस्ट में आ जाएगा। ये जो इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल आफ्टर टेकिंग आवर बिजनेस, तो ये पोस्ट में आ जाएगा। तो इसलिए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का जो एक्सक्लूसिवली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का है, जैसे कि फॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डायरेक्टर फी, रेम्यूनरेशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, पूरा का पूरा आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पे चला जाएगा क्योंकि ये पोस्ट का है। अदर एक्सपेंसेस जो लिंक्ड विथ सेल्स है, जैसे कि आपका कैरेज हो गया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया, कमीशन टू सेल्स एजेंट हो गया, ट्रैवलिंग एजेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इटीसी, तो वो सब सेल्स के हिसाब से मान लेंगे। अभी आपका फिक्स कुछ कॉमन एक्सपेंसेस हो गया, जैसे सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, रेंट, टैक्सेस, रेंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन, टेलीग्राम, पोस्टेज, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ये सब टाइम रेशियो के हिसाब से हम डिवाइड कर लेंगे। अगर आपका ऑडिट फी हो गया, वो कंपनी ऑडिट हो तो कंपनी से पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का ही होगा क्योंकि कंपनी फॉर्मेशन के बाद ही कंपनी होता है और कंपनी के लिए ही ऑडिट है। तो टैक्स ऑडिट तो कंपनी के लिए भी हो सकता है और इंडिविजुअल के भी हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप में भी हो सकता है। तो इसलिए वो सेल्स के रेशियो से हिसाब से, क्योंकि कंपनी का ऑडिट, टैक्स ऑडिट जो होता है वो टर्नओवर बेस वो होता है। ठीक है, जो हमने लेविंडे बताया था कि 1 करोड़ 2.5 करोड़, ये आप टैक्स में उसके ऊपर ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया पोस्ट और प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमको नेक्स्ट लेक्चर में हम एक उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कि समझ में नहीं आएगा, मगर हमने इमीडिएट उसको आपने प्रैक्टिस करो, वो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से आपका तो आपको इसी हिसाब से करनी चाहिए कि आप एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलना है। फिर आप जब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हो तब आप क्या करोगे कि पिछले वाला जब टॉपिक में बीच बीच में कुछ कुछ कंसेप्ट याद रखने चाहिए, तो इसलिए कुछ कुछ रिवाइज करनी जरूर चाहिए। तो रिवाइज करो, फिर पढ़ाई करो, फिर आगे को चैप्टर जोड़ो। इससे पढ़ाई करने से आपका दिमाग तेज होगा, कभी माइंड से निकलेगा नहीं। ठीक है, अभी के लिए हम जाते हैं और आपके साथ भी हम हैं और हम आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे। और इसी हिसाब से आप पढ़ाई करो, बिल्कुल सक्सेस पाओगे। और सक्सेस ही आपको चाहिए, हमको भी आपकी सक्सेस जरूरत है। आप सक्सेस पाओगे तो मैं भी थोड़ा खुश होऊंगा कि ठीक है, मेरे क्लास पे बैठा था और वो सक्सेस, तो वो एक अच्छी बात होती है। एक फैकल्टी के लिए, एक लेक्चर के लिए वो अच्छी बात होती है कि जिसको पता चलता है ना कि
है उसका बंदा नंबर 1 में आ गया तो उसको कितना आनंद लगता है, वो सिर्फ आप जब पढ़ाओगे तब आप चला जाएगा, याद आएगा, हाँ ये बात सही था। ठीक है, तो आप पढ़ाई जो हिसाब से करना चाहो तो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको पढ़ाई सही तरह से करना है और पढ़ाई के साथ कुछ चाहो तो मजा मस्ती बिल्कुल करना है, मगर इधर उधर का बात बिल्कुल नहीं पुराना है भाई। अगर पुराओगे उसके ऊपर तो वो क्या करेगा, जो आपका जो है ना दिमाग उसमें जगह बना लेगा, तो आपका जो पढ़ाई का घर है वो थोड़ा थोड़ा छोटा बन जाएगा। इसी से आपका पढ़ाई कमजोर होता है। आप सबको, किसी को पढ़ाई अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, मतलब वो कुछ डिफरेंट एंगल से दिखता है, कुछ अलग सोचता है, इसलिए उसको जिसको पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो पढ़ाई के बारे में सोच रहा है। तो आप पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई के बारे में सोचो, किसी उधर उधर का बात बिल्कुल सोचना नहीं। ठीक है, इसके साथ मेरे को आपका सीए फिर मिलेंगे, इस की टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।